हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SGE वर्चुअल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारी वेबसाइट www.sarvodayclasses.in पर लॉगिन कीजिए। पढ़ने जा रहे हैं कंपनी लेखे, कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा। अंश, उसके अंदर देखेंगे अंश, अंश के प्रकार और अंश किस प्रकार से खरीदे एवं बेचे जा सकते हैं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम अंश का अर्थ एवं परिभाषा। कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा। साधारण शब्दों में कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरित अंशों में विभाजित होती है तथा जिसका पंजीकरण एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 20 के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन सम्मिलित एक कंपनी से होता है। इसमें एक शब्द आया है पूर्व कंपनी विधि अधिनियम के सम्मिलित। हम समझते हैं इससे पहले कंपनी अधिनियम 1956 चला करता था, उस कंपनी अधिनियम को बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 कर दिया गया है। ऊपर दिया हुआ है कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है एवं शाश्वत उत्तराधिकारी होता है तथा जिसका एक सार मुद्रा होती है। इसमें एक शब्द आया शाश्वत उत्तराधिकारी। इसका मतलब होता है कि कंपनी में कोई भी सदस्य आए या जाए, कंपनी में और किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, किसी भी सदस्य के दिवालिया हो जाने पर या किसी भी नए सदस्यों को जोड़ने पर कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके आगे शब्द दिया हुआ सार मुद्रा। सार मुद्रा का मतलब है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है जैसे कि हमने कोई डॉक्यूमेंट खरीदा तो उस पर हम उस पर अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। वह कंपनी अपने नाम से कोई संपत्ति खरीदती है एवं बेचती है तो उस पर कंपनी सिग्नेचर तो नहीं कर सकती, तो उसके लिए उसे सार मुद्रा एवं कॉमन सील का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कंपनी की क्या विशेषताएं हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि वह एक कंपनी है। कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषताएं अथवा लक्षण। विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसके स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है। एक सामान्य कंपनी की भांति कंपनी संपत्तियों को क्रय विक्रय एवं अन्य पक्ष के साथ अनुबंध कर सकती है एवं वाद प्रस्तुत कर सकती है। कंपनी का निर्माण एक समापन केवल विधान द्वारा ही किया जा सकता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब है कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक मतलब अलग होता है। कंपनी का कोई अंशधारी कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध कर सकता है। कंपनी की संपत्ति उसकी निजी संपत्ति होती है, ना कि उसके अंशधारियों की वो संपत्ति होती है। कंपनी ऐसे समस्त कार्य कर सकती है जो एक सामान्य प्रकृति वाला व्यक्ति निजी व्यापार के संबंध में कर सकता है। शाश्वत उत्तराधिकारी, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंपनी के किसी भी अंशधारी के दिवालिया होने या उसकी मृत्यु हो जाने पर अथवा पृथक हो जाने पर उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीमित दायित्व। कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का दायित्व सीमित होता है, वह केवल अंकित मूल्य के लिए ही सीमित होता है। इसको हम समझते हैं जैसे कि आपने एक 100 रुपये वाला शेयर खरीदा तो आप 100 रुपये के लिए लायबल हो, आप 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते सदस्यों की संख्या। अगर आपकी सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी का मतलब पब्लिक कंपनी है, तो कम से कम 7 सदस्य होंगे और अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा निश्चित नहीं है। निजी कंपनी। निजी कंपनी में कम से कम 2 एवं अधिक से अधिक 200 होते हैं। निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी। सार मुद्रा। कंपनी अपनी एक सार मुद्रा होती है जो इसके सभी परिलेखों पर लगाई जाती है। लग जाने के पश्चात कंपनी उत्तरदायित्व ठहराया जाता है। प्रतिनिधि व्यवसाय। कंपनी के संचालन में यह संभव नहीं है कि प्रत्येक सदस्य कंपनी के संचालन में भाग ले, इसलिए इसके प्रतिनिधि शासन पद्धति होती है। इसमें कंपनी के अंशधारियों में से कुछ को कंपनी के संचालन हेतु चुना जाता है। जरूरी नहीं है कि जितने लोग कंपनी के संग जुड़े हुए हैं वह सभी कार्य करें। कुछ पार्टनर हमारे ऐसे होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया पर वह कार्य नहीं करते, और कुछ पार्टनर हमारे ऐसे होते हैं कंपनी के अंदर, कुछ सदस्य हमारे ऐसे होते हैं जिन्होंने काम करते हैं परंतु उन्होंने उस हिसाब से पैसा नहीं लगाया होता। अंशों का हस्तांतरण। सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों को अंशों का हस्तांतरण करने का अधिकार होता है। जब वह चाहे किसी भी अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, उस पर इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। मतलब आप अपनी मर्जी से जब चाहें शेयर खरीद सकते हैं और आप जब चाहें शेयर बेच सकते हैं। कार्यक्षेत्र की सीमाएं। कंपनी के कार्यक्षेत्र की सीमाएं कंपनी के पार्षद अंतर्नियम एवं पार्षद सीमा नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। अभिगोपन चलाने का अधिकार।
कंपनी अपने नाम से दूसरे पर अभिगोपन चला सकती है तथा इसी प्रकार अन्य व्यक्ति को भी कंपनी पर अभिगोपन चलाने का अधिकार है। इसे हम समझते हैं जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वह प्रोडक्ट खराब निकलता है तो आप केस कंपनी के नाम पे करेंगे, ना कि कंपनी के मालिक पर। वो बात अलग है कि उस केस को कंपनी का मालिक करेगा। विधान द्वारा स्थापना एवं समापन। कंपनी का समापन स्वयं नहीं किया जा सकता क्योंकि वह विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है अतः कंपनी की स्थापना तथा समाप्ति विधान द्वारा की जा सकती है। अब हमने ये पढ़ लिया कि कंपनी क्या होती है और कंपनी के क्या लक्षण हैं, हम किस तरीके से पहचानेंगे। अच्छा, अगर हमने कोई कंपनी बनाई है तो उसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होगी। एक कंपनी को, जैसे कि हम पढ़ते हैं, एक कंपनी को प्रारंभ करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। इस पूंजी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि क्या होता है, सबसे पहला होता है सोर्स ऑफ कैपिटल, हम जिसे बोलते हैं शेयर कैपिटल मतलब अंश पूंजी। डिवेंचर मतलब ऋण पत्र। और लोन फ्रॉम बैंक का मतलब है हमने किसी बैंक से उधार लिया। और रिटेन अर्निंग का मतलब है हमारे पास जो पैसा है हमने उसे ही पुनः यूज़ किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था शेयर कैपिटल का मतलब उसके अंदर शेयर कैपिटल जो होगी उसको हम बोलते हैं अंश। शेयर कैपिटल होगी वो छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है जिसे हम अंश कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अंश क्या होता है। प्रत्येक कंपनी की पूंजी निश्चित राशि छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त होती है। प्रत्येक छोटी इकाई को शेयर कहा जाता है। अंश से हमारा अभिप्राय कंपनी की पूंजी के भाग या हिस्से से होता है। कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित होती है। यह अंश 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये कितने का भी हो सकता है। इसके बिना कोई भी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती। प्रत्येक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उसकी पूंजी उल्लेख होती है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि किसी नीचे दिया हुआ उदाहरण के लिए कंपनी की पूंजी 1 करोड़ रुपये 10 लाख रुपए है जो कि 10 रुपये वाले हिस्सों में विभाजित है। तो प्रत्येक हिस्से को हम अंश कहेंगे। प्रत्येक अंश का पृथक क्रमांक बड़ा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अंश की परिभाषा जो नीचे दी हुई है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 84 के अनुसार अंश से तात्पर्य कंपनी की पूंजी में रहने वाले अंशों से है और इसका स्कंद भी शामिल किया जाता है। यहाँ पे एक शब्द आया स्कंद। अब हम पढ़ते हैं स्कंद क्या होता है। स्टॉक, मीनिंग ऑफ स्टॉक। किसी भी कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों के सम्मिलित में एकत्रित राशि को स्कंद कहते हैं। कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों को स्कंद परिवर्तन किया जा सकता है यदि कंपनी के अंतर नियमों में ऐसा करने का प्रावधान हो तथा कंपनी साधारण सभा में इसके लिए सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त कर सकती है। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था अंश और नीचे पढ़ा स्कंद। अब हम देखते हैं अंश और स्कंद में क्या अंतर होता है। अंश और स्कंद में क्या अंतर है। अंश का अंकित मूल्य होता है और स्कंद का अंकित मूल्य नहीं होता। अंश पूर्णतः चुकता नहीं होते, स्कंद पूर्णतः चुकता होते हैं। इसका हस्तांतरण केवल पूर्ण मूल्य में होता है अंश का, और इसका हस्तांतरण टुकड़ों में किया जाता है। प्रत्येक अंश की एक नियत संख्या होती है, इसकी कोई नियत संख्या नहीं होती। अंश सदैव पंजीकृत होते हैं, स्कंद का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। एक अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है और इसकी सदस्यता होना आवश्यक नहीं है। अंशों का निर्गमन कंपनी के सम्मेलन के बाद होता है और स्कंद का निर्गमन चुकता अंशों के मिश्रण से ही संभव है। एक वर्ष के सभी अंशों पर अंकित मूल्य समान होता है। इसका विभिन्न टुकड़ों का विभाजन होने के कारण इसका अंकित मूल्य भिन्न भिन्न होता है। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास जो शेयर कैपिटल होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अंशों के प्रकार। अंश हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्वाधिकार अंश, एक होते हैं साधारण अंश जिन्हें हम समता अंश भी कहते हैं। पूर्वाधिकार अंश के पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। कितने प्रेफरेंशियल राइट होते हैं? 2। पहला होता है इन्हें समता अंशों पर लाभांश देने से पूर्व लाभांश प्राप्त होने की प्राथमिकता होती है। जैसे कि अगर कंपनी लाभांश बांटती है, लाभांश का मतलब होता है लाभ प्लस अंश, लाभ का एक हिस्सा। जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसे हम लाभांश कहते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट बांटने की बारी आती है तो वह सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देती है, उसके बाद वह समता अंशधारियों को लाभांश देती है।
कंपनी के समामेलन की अवस्था में अंशधारियों की पूर्व पूंजी वापसी की जाती की प्रावधान होता है। मतलब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी बंद होती है तहाँ सबसे पहले पैसा पूर्वाधिकार अंशों का वापस किया जाता है। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वह समता अंशधारियों को दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं क्या हैं? इन अंशों पर लाभांश समता अंशों की अपेक्षा पहले दिया जाता है। और समापन की अवस्था में पूंजी वापस करने का अधिकार समता अंशों की तुलना से पहले होता है। पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त होता है। प्रायः पूर्वाधिकार अंशों को कंपनी के सभी प्रस्तावों में मत देने का अधिकार नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं है, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। कभी कभी इन्हें अतिरिक्त लाभ का भी अधिकारी होते हैं। हम पढ़ते हैं समता अंश क्या होते हैं। ये प्रमुख जोखिम युक्त अंश हैं। इन अंशों का लाभांश पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश के बाद किया जाता है तथा इन अंशों का लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा तो वो पूर्वाधिकार अंश, तो उनमें जो लाभांश की दर होती है वह निश्चित होती है। जैसे पूर्वाधिकार अंश के आगे अगर लगा है 5%, 7%, 10%, तो कंपनी को उतने % देना पड़ेगा। मगर समता अंशधारियों में ऐसा नहीं होता। उसमें जितने कंपनी को अधिक लाभ होगा तो कंपनी अधिक लाभ देगी और कंपनी को कम लाभ होगा तो कंपनी कम लाभ देगी। अतः इन अंशों का लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। कंपनी के समापन पर समता अंशों की पूंजी की वापसी की जाती है जब पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी पूर्णतः वापस कर दी जाती हो। समता अंशधारियों की विशेषताएं क्या होती हैं? कंपनी के वास्तविक स्वामी समता अंशधारी होते हैं। अब इनकी जो इतना जोखिम उठा रहा है तो वह कंपनी का स्वामी भी होगा। कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार है। हमने ऊपर पढ़ा था पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं है, बट समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार है। समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद इन पर लाभांश दिया जाता है। कंपनी के समापन की अवस्था में पूंजी की वापसी अंत में की जाती है। अब हम पढ़ते हैं पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों में क्या अंतर होता है। लाभांश, पूर्वाधिकार अंश की बात करते हैं हम पहले। लाभांश समता अंशों से पूर्व प्राप्त करने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के बाद लाभांश दिया जाता है। प्रायः लाभांश की दर पूर्व निश्चित रहती है। समता अंशधारियों के लाभांश की दर निश्चित नहीं रहती। प्रत्येक प्रस्ताव पर मताधिकार प्राप्त नहीं होता। इनका प्रत्येक प्रस्ताव पर मताधिकार प्राप्त होता है। इन अंशों का निर्गमन अनिवार्य नहीं है। इन अंशों का निर्गमन अनिवार्य है। पूर्वाधिकार अंशधारियों कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों की आय निश्चित होती है और समता अंशधारियों की आय निश्चित नहीं होती। कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं है पूर्वाधिकार अंशधारियों को, बट समता अंशधारियों को कंपनी के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। अब हम पढ़ेंगे जो हमने पूर्वाधिकार अंश पढ़े हैं, पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार ये 9 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, शोध्य पूर्वाधिकार अंश, अशोध्य पूर्वाधिकार अंश और प्रत्यभूत पूर्वाधिकार अंश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये संचयी पूर्वाधिकार अंश। हम समझते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली समझते हैं किसी भी कंपनी ने अगर अपना लाभ कमाया है वह उस साल उसका लाभ कम होता है। मतलब कंपनी ने 10% देने का निश्चय किया, कंपनी ने 10% देने का निश्चय किया, वह उस साल केवल 8% लाभ दे पा रही है, तो जो उसका 2% लाभ बचा वो अगले वर्ष देगी। अगले वर्ष कंपनी को पहले अपना 2% देना होगा जो पिछले साल का रह गया है। 2% कौन सा? जो पिछले साल का रह गया है। अब उस साल का जो 10% है वो बाद में देगी। कभी कभी कंपनी अपर्याप्त लाभ होने के कारण पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश नहीं दे पाती, तो आगामी वर्षों में लाभांश होने की स्थिति में सबसे पहले इस प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों या पिछले वर्षों के बकाया लाभांश राशि को भुगतान किया जाएगा, क्योंकि इन अंशों के अंशधारियों को आगामी वर्षों में लाभ में से लाभांश की बकाया राशि लेने का अधिकार है। मतलब जो पहले रह गया है पहले वो पेमेंट होगा। और असंचयी पूर्वाधिकार अंशों में इन अंशों का स्वामित्व को आगामी वर्षों में लाभों में से गत वर्षों के लाभों की बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मतलब जो पिछले साल अगर लाभ रह गया तो वह रह गया, उसको बाद में नहीं दिया जाएगा। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, इन
अंशधारकों को यहाँ अधिकार दिया जाता है कि चाहे वह एक निश्चित समय अवधि के अंदर अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन कर सकते हैं, बट अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंशों में ऐसा नहीं होता। भागयुक्त पूर्वाधिकार पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मतलब भागयुक्त ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिस पर निश्चित दर से लाभांश दिए जाने के बाद कंपनी के अतिरिक्त लाभ में से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसे भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और अभागयुक्त ये इसका उल्टा होता है। इन अंशों के धारकों को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, किंतु अन्य अंशधारियों को लाभांश देने के बाद बचे अतिरिक्त लाभ में भाग पाने का अधिकार नहीं है। ऊपर वाले में क्या था, अगर कंपनी को अतिरिक्त लाभ हो रहा है तो वह उसे और लाभ दे सकती है, बट इसमें और लाभ नहीं देगी। शोध पूर्वाधिकार अंश और अशोध पूर्वाधिकार अंश, जैसे हम इसके नाम से क्लियर हो रहा है, शोध रिडीमेबल। इस पूर्वाधिकार अंश जिसकी एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी अधिनियम एवं पार्षद अंतर नियम की व्यवस्था के अनुसार कंपनी का भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह है कि वह कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, 20 वर्ष पश्चात किया जाएगा, मतलब कम से कम 20 साल। दोबारा पढ़ते हैं। अब कंपनी ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती जिनका विमोचन 20 वर्ष के बाद हो, मतलब आपको 20 साल के अंदर उसका रीपेमेंट करना है। 20 साल से ज़्यादा का पूर्वाधिकार अंश आप नहीं उतार सकते। अब अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, इस पूर्वाधिकार अंशों की प्राप्त राशि कंपनी के जीवन काल में नहीं लौटाई जाती। और प्रत्यभूत पूर्वाधिकार अंश, ये क्या होते हैं, ये वे अंश होते हैं जिन पर निर्धारित दर से लाभ प्राप्त करने की गारंटी दी जाती है, चाहे कंपनी को पर्याप्त लाभ हो अथवा नहीं हो। ये हमने कितने पॉइंट पढ़े, ये हमने 9 पॉइंट पढ़े। कितने पॉइंट पढ़े हमने, 9 पॉइंट पढ़े। थैंक यू।